इस किले का इस्तेमाल करीब 800 सालों तक 4 हिस्सों में हुआ है। ये जो नाली दिख रही है, ये वो जो बाहरी दीवार है वहां से बाहर निकलती है। यहाँ से आप देखें, ये यहाँ से नाली की चौड़ाई बढ़ गई है और आगे और भी चौड़ी हो गई है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसका फैलाव बढ़ता जाएगा। यहाँ बौद्ध आचार्य लोग रहा करते थे। ये जो पॉकेट बने हुए दिख रहे हैं, ये बुनियाद है। इसके ऊपर लकड़ी का मतलब स्ट्रक्चर बना हुआ हो। अब मुझे बताओ कि ये जो पहाड़ी है ये पूरी मिट्टी से ढकी थी। हाँ, तो, ये हिडिंब टेकड़ी या हिडिंब टेकड़ी के नाम से, हिडिंबा टेकड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हिडिंबा टेकड़ी या ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, ये असली में पूरी तरह से मिट्टी में दबी हुई थी और इसमें से एक आधी ईंट इधर उधर कहीं बिखरा हुआ पड़ा था और कुछ घरेलू उपयोग के कुछ बर्तन वगैरह के टुकड़े मिले। जब लोग यहाँ काम करने आते थे, इस बगल में यहाँ बड़े बड़े खदान हैं। इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा और फिर यहाँ के स्थानीय बौद्ध लोगों को जो इसकी जानकारी दी। बौद्ध लोग जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी थे, उन्होंने भारतीय बौद्ध महासंघ को इसकी जानकारी दी और उनके प्रयत्न से एएसआई ने भारत सरकार की तरफ से इसमें खुदाई करने की अनुमति दी। और उस खुदाई में जब कुछ मिलने लगा तब एएसआई ने खुद अपने हाथ में खुदाई का काम अपने हाथ में ले लिया और 2004 तक इसकी खुदाई का काम और इसके मतलब इसके पुनरुत्थान का काम चलता रहा। इसके बाद ये जैसे हालत में आज दिखाई दे रहा है, इस स्थिति में 2004 के बाद से आज 20-21 साल से पड़ा है। तुषार जी, मेरा एक सवाल था कि ये जितनी बड़ी बहुत बड़ी पहाड़ी है, इसको मिट्टी से ढक पाना कितना संभव था या असंभव था? ये किसी ने ऊपर से आकर ढका नहीं है। हाँ। ये 2500 साल में जो प्राकृतिक रूप से धूल पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ये अंतरिक्षीय धूल, तो अंतरिक्ष से हर साल हमेशा लगातार धूल गिरता रहता है और उस धूल की एक परत 6 इंच की एक परत बनने में 100 साल लगते हैं। ये चूंकि 2000 से भी पुराना, 2000 सालों से भी ज़्यादा पुराना स्ट्रक्चर है, इसीलिए इस पर धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से धूल जमता गया और ये एक तरह से मिट्टी का टीला जैसा बन गया था। लेकिन जब इसकी खुदाई हुई तब इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। ये इसमें 4 अलग अलग समय की सभ्यताओं का हमें अंदाजा मिलता है। तो मेरा एक सवाल ये भी था कि जब ये बातों बातों में एक निकल लगा कि पीछे में शिवलिंग भी था और अभी के इसमें अभी के परिस्थिति में ये माना जाता है कि शिवलिंग जो है हिंदू का वो एक स्वरूप जैसा हो गया है, पूरा हिंदू का पहचान पत्र जैसे ही हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या बताओगे? दरअसल ये जो स्थान है, ये जब अंतिम समय में वाकाटकों का मतलब उनके अख्तियार में, उनके नियंत्रण में रहा है। और जो वाकाटक राजा थे, राजा प्रवरसेन द्वितीय, उनके समय ये सबसे ऊंचाई पर पहुंचा था। इसीलिए मंसर का ये जो परिसर है, ये हम लोग देखते हैं कि उस समय तक वो खुद को वैष्णव मानते थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मेरे अपनी समझ ये है कि वैष्णव धर्म का यहाँ कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा है। हाँ, शैवों का अस्तित्व जरूर रहा है। और राजा प्रवरसेन ने जब शादी की तो वो जो भारत के उत्तरी हिस्से में राज्य कर रहे थे, उन गुप्त वंश के
चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटी प्रभावती देवी से उन्होंने शादी की। और प्रभावती देवी ये इस राजवंश को आगे चलाने का काम उन्होंने अगले 20 साल तक किया। इसके बारे में और भी विस्तार से मैं आपको बताता चलूं। ये जो एक ईंटों का घेरा दिखाई दे रहा है, आज तो मिट्टी से भरा हुआ है और टूट फूट गया है, लेकिन ये किसी समय पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। यहाँ एक बहुत बड़ा कुआं होता था और ये कुआं, ऐसे कुएं बिल्कुल इसी तरह के आकार में और इसी तरह के मतलब ईंट से बने हुए आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और इस तरह के जो आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से इसका प्रचलन हमको नजर आता है। और ये जो बात है, ये एक कुएं का घेरा है जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात को भी ध्यान में रखिए कि एक कहीं किसी तरह ब्रेक के बिना ही हमारा इतिहास आगे बढ़ता रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अंश किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहे हैं, इसका यह एक प्रमाण है। तो दोस्तों, आज हम मंसर के एक ऐतिहासिक स्थल पर खड़े हैं और आप लोगों से इसका विवरण शेयर करना चाहूँगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मेरे पीछे, मेरे आजू बाजू, इसमें 400 साल से भी अधिक का लंबा इतिहास छुपा हुआ है, जो करीब 230 ईसा पूर्व से, मतलब जिसे हम कहते हैं कॉमन एरा से 230 साल पहले, 300 साल पहले, मतलब मौर्य युग से शुरू होकर के बाद में वाकाटक युग तक, मतलब 400 ईस्वी तक जारी रहता है। मतलब कुल मिलाकर के 600 सालों से भी ज़्यादा समय यहाँ इसका अस्तित्व रहा है। फिर धीरे धीरे इसका पतन हुआ, ये इतिहास के गर्भ में दब कर रह गया। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि 1997 के बाद यहाँ खुदाई हुई और एएसआई ने इसका पुनरुद्धार किया और आज जिस हालत में इसको देख रहे हैं उस स्थिति में यह आया। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक प्रवेश द्वार बना है जिसके बीच में करीब 20 फुट की चौड़ाई या इससे भी कुछ अधिक चौड़ाई का मार्ग बना है। ये मार्ग सेरिमोनियल कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ करता था। ये दोनों तरफ 2 वेदियां जो बनी हुई हैं और ये जो मुख्य महल का मतलब उसकी जो चतुर्सीमा है उसके लिए ये प्रवेश द्वार का काम करता है। आप जानते होंगे कि आज से 2000 साल या उससे पहले के जो निर्माण हुआ करते थे, उन निर्माणों में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। इमारती लकड़ियों से ही भवन बनते थे, महल बनते थे। लेकिन उसका आधार जो है वो पक्की ईंटों से बनाया गया है और वो तबके हैं जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तरह के पक्की ईंटों से इनका निर्माण किया गया था। हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत मौर्य काल से भारत में होती है और यहाँ मौर्य काल के समय से लगातार इतिहास के अलग अलग पन्ने खुलते जाते हैं। मुझे और एक सवाल है कि जो स्तंभ बने हुए हैं वो काय के हैं, वो थोड़ा सा उसके बारे में विश्लेषण कीजिएगा। ये जो यहाँ वेदियाँ बनी हुई हैं, ये भी लकड़ी के खम्भों से यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ होगा और उस मंच पर प्राचार्य अपने शिष्यों को जब वो पास होकर निकलते थे तो उनको डिग्रियां प्रदान करने का इस्तेमाल करते थे।
सामने जो दृश्य आपको नजर आ रहा है, यहाँ बहुत सारे कमरों के आधार मतलब उनके बुनियाद यहाँ नजर आती है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इन बुनियादों पर लकड़ी के बने भवन होते थे, इसीलिए समय ने लकड़ी के उन भवनों को नष्ट कर दिया, लेकिन वो बुनियाद, वो आधार आज भी मौजूद है। और शायद अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हुई तो और भी सैकड़ों और हजारों साल तक इसका अस्तित्व बना रहे। आप देख रहे हैं कि सबसे करीब छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। सबसे करीब वाले ये जो कमरे हैं, इन कमरों में भिक्षु ध्यान मग्न होकर के आराधना करते थे, इसीलिए ये बहुत छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये इस सिटाडेल के चारों तरफ समान रूप से बने हुए हैं और इसके घेर करके तीनों तरफ इनका पूरा एक नेटवर्क, एक जाल बना हुआ है। सिटाडेल या गढ़, ये जो शब्द है, ये हमने इतिहास के पन्नों से लिया है, लेकिन यहाँ पर दरअसल एक स्तूप हुआ करता था और इस स्तूप के चारों तरफ ध्यान मग्न होकर के बैठने के लिए भिक्षुओं के लिए स्थान बना हुआ था। और इसके बाहर का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये उस कोने से हम देखना चाहेंगे। वहाँ से आप देखिए और धीरे धीरे ये नीम का पेड़ है और उसके नीचे से होते हुए दूसरी तरफ के दूसरे कोने पर एक और नीम का पेड़ है। वहाँ तक आपको छोटे छोटे कमरे जो निवास स्थान हैं, भिक्षुओं का निवास, भिक्षु निवास बने हुए थे। वे यहाँ अध्ययन करने के लिए आए थे, आते रहते थे। और जैसे नालंदा या तक्षशिला या ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय उस समय हुए थे, उसी तरह का एक विश्वविद्यालय यहाँ भी रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यानी दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मंदसौर के एक बुद्ध धरोहर पे है और आज हमारे साथ में भारत के जाने माने इतिहासकार, विशेषज्ञ तो नहीं बोलेंगे लेकिन विशेषज्ञ से कम भी नहीं बोलेंगे, और ट्रांसलेटर और उनके कई उपन्यास भी आए, उपन्यास मतलब किताबें भी आए हैं, और साथ में फ्रीलांसिंग करते हैं और साहित्यकार भी है। तो कांति भट्टाचार्य जी, आपका द न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। आप सबका धन्यवाद, न्यूज़ इंडिया का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ अपने विचार शेयर करूं, साझा करूं। दोस्तों हम लोग आज इतिहास धरोहर में हैं और हम बात इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि उनका इतिहास के बारे में गाढ़ी मतलब जानकारी है। तो ये जो भट्टाचार्य जी, ये बताइए मुझे कि आप ये जो धरोहर पे जो आए हैं बुद्ध धरोहर, तो उसके इतिहास के बारे में और संक्षिप्त और अच्छे रूप से कुछ बताइए। दरअसल हम लोग जिस जगह बैठे हैं, यहाँ एक स्तूप हुआ करता था। यह स्तूप कम से कम 4वीं शताब्दी से बाद में भी, मतलब 6वीं शताब्दी तक कायम रहा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इस जगह की खुदाई 1997 से 2004 तक होती रही और इस तरह से आज जिस आकार में, जिस स्वरूप में यहाँ ये मौजूद है, इस आकार को लेने में समय लगा। लेकिन इसका इतिहास अगर हम ढूंढने जाएं तो ये मौर्य वंश के समय से, मतलब ईसा पूर्व 300 साल पुराना इतिहास यहाँ शुरू होता है और तब से लगातार 6वीं शताब्दी के अंत तक इसका लगातार बना रहना ये प्रमाण हुआ है। और हम इस तरफ बैठे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, कैमरा हमारे सामने है। कैमरा के ठीक पीछे ये पूर्वी प्रवेश द्वार इस दुर्ग का, इस किले का नजर आएगा और इसके पीछे, मतलब हमारे पीछे पश्चिमी द्वार जो कि महल की ओर ही ले जाता है, ये आपको नजर आएगा। हम जहाँ बैठे हैं ये स्तूप का केंद्र है और यहाँ पर ही एक स्तूप का स्ट्रक्चर किसी समय हुआ करता था
और यहाँ पवित्र अस्थियों का रखने की व्यवस्था रखी गई थी। ये 6वीं शताब्दी के बाद नष्ट हो गया और हम जानते हैं कि ये 20वीं सदी के अंत में इसका खोज हुआ और यहाँ के स्थानीय बौद्धों ने इस मुद्दे को बनाए रखा और यहाँ के मजदूरों की वजह से, जो यहाँ के मैंगनीज के खदानों में काम करने वाले मजदूर थे, उन्हीं की वजह से इसका खोज संभव हो सका। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। भी कुछ बात करना चाहूँगा, तो तब तक आप साइड का पूरा व्यू दिखाइएगा। और तुषार जी, आप मुझे बताइए कि इसका थोड़ा सा पद्मावती या पद्मावत क्या चीज़ है, उसके बारे में संक्षिप्त बताइए। दरअसल पद्मावत के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रवरसेन द्वितीय जो थे ये वाकाटक राजा थे और उनकी राजधानी यहाँ हुआ करती थी और उन्होंने गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती देवी गुप्त से शादी की थी। तो प्रभावती देवी गुप्त हमारे यहाँ की बहुरानी हुई। इस तरह से इसका संबंध एक तरफ उत्तर में बिहार की भूमि से वहाँ जो गुप्त वंश का अस्तित्व मिलता है, उससे दामाद का रिश्ता रखने वाले प्रवरसेन द्वितीय, जो हमारे यहाँ विदर्भ के बड़े राज्यकर्ता थे और उनका साम्राज्य सारे विदर्भ और मराठवाड़ा तक फैला हुआ था। इस पूरे क्षेत्र को जो उनके वंश के नाम से पहचाना गया था, उसे कहते हैं वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश के दूसरे प्रवरसेन के बाद उनकी मृत्यु उसी समय हो गई जब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। शायद एक बच्चा 5 साल का और एक 8 साल का था। और प्रभावती देवी ने उस समय से आगे 20 साल तक, मतलब अपने बच्चे जब बड़े हुए तब तक उन्होंने राजपाट संभाला और यहाँ से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत है। आप उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो एक पर्वत है, ये सातपुड़ा पर्वतमाला का ही अंश है और इसी में आज अंग्रेजों के समय से लेकर के अब तक यहाँ खुदाई होती है। यहाँ एक खदान है जहाँ से मैंगनीज नामक एक धातु, जो स्टील के निर्माण के लिए आवश्यक है, इस्पात के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, इस्पात बनाने के लिए लोहे में डाल करके, तो वो मैंगनीज यहाँ से निकाला जाता है। यहाँ से लेकर के मंसर तक मैंगनीज के कई माइन आपको मिलेंगे और मंसर से लेकर के तुमसर, ये वो बेल्ट है। तो मंसर ये पॉइंट है जहाँ पर हम लोग आज बैठे हैं और यहाँ प्रभावती देवी ने यहाँ से राजपाट संभाला और अपने पति के देहांत के बाद वो यहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर एक 10 किलोमीटर दूर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ पर हम लोग जाएंगे और वो जगह है नगरधन। उस समय इसका नाम नंदीवर्धन था, जो बिगड़ करके आज नगरधन बन गया है। वहाँ एक छोटा सा किला है और उसी किला से उन्होंने राजपाट जारी रखा। उनकी मुद्रा उसी किले में प्राप्त हुई है, जिसको अभी कुछ ही साल हुए हैं, 5-6 साल पहले ही उसको खोज निकाला गया है और हम लोग आगे इसका अध्ययन जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस जगह पे है वो सबसे टॉप की जगह, टॉप मतलब सबसे ऊपर आए हैं। जहाँ हम लोग बैठे हैं ये गढ़ का शीर्ष है। ये शीर्ष भाग या गढ़ का शीर्ष जो होता था, इसको अंग्रेजी में सिटाडेल कहते हैं। और सिटाडेल आप देखेंगे कि इसका आकार प्रकार देख करके आपको सहज या अनायास ये ध्यान में आ जाएगा कि इसकी बनावट बिल्कुल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और ऐसे जो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो किले और गढ़ मिले हैं और नगर मिले हैं, उसी पर बिल्कुल वैसे ही हूबहू बनाई गई आकृति नजर आएगी। और दोस्तों मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। ऐसे ही फोटो हम इसके पहले भी यहाँ आए थे और ये नागपुर के करीब एकदम 45 किलोमीटर पर मंसर करके गांव है यहाँ पे। और इस गांव में जब मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता का यहाँ पे है, सब संस्कृति है, सभ्यता है यहाँ पे, तो हम इतने करीब क्यों ना देखे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को अपील भी करूँगा कि यहाँ आए, यहाँ थोड़ा देखे थोड़ा सा, ताकि इसका वैभव भी बढ़ सके।
यहाँ आने के लिए एएसआई ने यहाँ पर टिकट की व्यवस्था कर रखी है, जो कि बहुत ही नॉमिनल है। 20-25 रुपए कुछ वो एक प्रति व्यक्ति का लेते हैं, और एक कैमरे का भी उतना ही लेते हैं। इस तरह से आप सदल बल परिवार के साथ यहाँ आएंगे और इस प्राकृतिक स्थल का और इस ऐतिहासिक स्थल का आप मजा लेंगे, आनंद लेंगे, इतना मुझे भी विश्वास है। दोस्तों, 4वीं शताब्दी के बाद यहाँ एक स्तूप का निर्माण और इस पूरे इलाके को एक बौद्ध चैत्य भूमि के रूप में इसका विकास किया गया। यहाँ एक बहुत बड़ा महाविहार बना। महाविहार शब्द का अर्थ यह होता है कि ये एक विद्यापीठ है, ये एक यूनिवर्सिटी है, ये एक विश्वविद्यालय है। बौद्ध धर्म और विज्ञानों का अभ्यास, अध्ययन और प्रसार यहाँ से होता था। ये एक छोटी सी यूनिवर्सिटी थी जो मध्य भारत में थी, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोगों ने लिखा है। इतिहास में उसके बहुत विशद ज्ञान हमको नहीं मिलता है, लेकिन जब स्थल पुराण में जाएंगे, स्थल में आकर के हम खोजबीन करेंगे तो आपको दिखाई देगा निवास बने हुए हैं, ये चारों तरफ बने हैं। यहाँ ध्यान मग्न होने के लिए छोटे छोटे कुटीर बने हुए थे, और उसके चारों तरफ भिक्षुओं के रहने के लिए व्यापक थे। और दोस्तों, यहाँ उसके और रानी, मतलब महाराज प्रवर सेन द्वितीय और उनकी रानी प्रभावती देवी, उनका शयन कक्ष यहाँ बनाया गया था, जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, सबसे ऊंचाई पर होता था। चारों तरफ अलग अलग दीवारों से घेर करके इसको पुख्ता किया गया, इसको सुरक्षित किया गया। और सबसे बाहरी दीवार पर आप देखेंगे कि घोड़ा दौड़ाने के लायक चौड़ाई के साथ दीवार बनी हुई है, और इस तरह से इसको सुरक्षित रखा जाता था और 24 घंटे पहरे में रहा करते थे। इस स्थल के बारे में आपको बताऊंगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रानी का गुसल खाना। साथियों, अभी हम लोगों ने रानी और राजा का बेडरूम देखे हैं आज की भाषा में, और अब उनका जो बाथरूम जो है हम वो देखने जा रहे हैं। इसको बाथरूम कहा जाता है। बताइए। इस दीवार के जो कम से कम 24 इंच से ज्यादा, 36 इंच के लगभग चौड़ाई वाली दीवार है। उस समय के किले के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता था कि तोप के गोले भी इसको न तोड़ सके। है इसके दोनों तरफ दो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। ये जो दोनों कमरे हैं, दोनों में आप देखेंगे एक निचले स्तर पर नदी के निकलने के लिए मार्ग बने हुए हैं। इस पर मेरे दोस्त कैमरामैन एक बार नजर डालें। आप अंदर से देखेंगे तो पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। तो ये रानी का गुसल खाना था और ये राजा का गुसल खाना, मतलब उनके स्नानागार। वे ज्यादा दूर नहीं जाते थे, नीचे तक नहीं जाते थे। हालांकि यहाँ से बहुत करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा तालाब है, जहाँ से 12 महीने पीने के पानी की व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा यहाँ जैसे कि प्रवेश द्वार के पास ही मैंने दिखाया, वहाँ एक कुआं भी बना हुआ है। उस कुएं से भी पानी निकाला जाता था रोजमर्रे के काम के लिए। धन्यवाद। ये पद्म यानी कमल का डिजाइन है, इसे ध्यान से देखें। ये कमल की डिजाइन है और ये जो अर्धगोलाकार रूप में कटाई है, ये महाविहार की सबसे ऊंची स्तूप का
नींव है और हमें इस नींव में ये जोड़े गए हैं, बाद में जोड़े गए हैं ये पत्थर, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। मेरे सामने जो चबूतरा नजर आ रहा है, बौद्ध काल से पहले, जब यहाँ प्रवरसेन के पहले के राजा शैव मत को मानने वाले हुआ करते थे, उस समय की एक वेदी बनी, लेकिन इसे यज्ञ वेदी नहीं कहा जा सकता, इसका आकार किसी भी तरह से यज्ञ वेदी के समान नहीं है। हाँ, भग्नावस्था में कुछ नजर आ रहा है जो ईंट और किसी तरह की जुड़ाई, जो कि शायद चूने की जुड़ाई थी, उससे बना हुआ है। इसके ऊपर एएसआई ने टीन का एक छप्पर डाल रखा है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि यहाँ वाकाटक राजा लोग हर साल नरबलि दिया करते थे। एक व्यक्ति की हत्या होती थी और उसको देवता के साथ जोड़ करके वे समझते थे कि उनकी राज्य का रक्षा होगी और उनका राज्य अनियतकालीन तक चलेगा। शायद इसमें ये हो सकता है कि अंडरग्राउंड कुछ हो, अंडरग्राउंड। ये दूसरी तरफ से खुलता है, जो आगे हम देखते हैं कि ये टीन का जो छप्पर है, ये बहुत गहराई तक यहाँ तक फैला हुआ है। इसके अंदर एक पत्थर की ऐसी मूर्ति है जिसका शीश नहीं है। इसका कारण मैं यथा समय बताऊंगा कि ऐसा क्यों था कि एक टूटी हुई मूर्ति यहाँ मिली। पूजा पाठ की व्यवस्था वगैरह नहीं नजर आती है यहाँ, किसी धार्मिक स्ट्रक्चर का कहीं दूर दूर तक पता नहीं है। कोई हिंदू, वैष्णव या शैव मूर्तियाँ या इनका बहुत बाद के समय में, 6ठी शताब्दी के बाद शायद उनका अस्तित्व आपको मिलेगा। 6ठी शताब्दी के पहले इसका बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। साथियों, जो पंखुड़ियाँ दिख रही है, अच्छे से ध्यान से गौर से देखने के बाद में समझ में आता है कि ये कमल का आकार बना हुआ है और यहाँ 3-4 पंखुड़ियाँ हमको सीधे नजर आ रही हैं, 1, 2, 3 और 4, और उधर में भी ऐसे ही है। इसी तरह दूसरी तरफ भी ये प्रवेश द्वार के दूसरे छोर पर बना हुआ है। ये वाले भी 1, 2, 3, 4 और इसके बाद ये प्रवेश द्वार। अच्छा, इसके जो टाका जो बना ये वाला, ये जो यहाँ थोड़ी सी जगह बनी हुई है, ये जैसे गुरुद्वारों में आज भी देखा जाता है, बाहर से आने वाले लोग यहाँ जो पानी रखने की व्यवस्था थी उसमें अपने पैर धुआ करते थे और उसके बाद यहाँ प्रवेश करते थे। जो महाविहार था और जो बड़ा स्तूप यहाँ बना हुआ था, जिसको हम अभी देखते हुए आए हैं। सामने मंसर का ये जो तालाब आपको नजर आ रहा है, इसका विस्तार ये उत्तर की ओर भी है और दक्षिण की ओर आपने देखा दूर, अगर कुछ रूम कर सके तो नए रूप से बना बुद्ध विहार भी नजर आएगा। ये पिछले 20 साल में बनकर खड़ा हुआ है। इस तालाब को हम मामूली तालाब न समझें। इस तालाब में कम से कम 2500 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। इसी तालाब से हम आज जहाँ खड़े हैं, ये हम जो आज खड़े हैं, ये हमारे आज के अभियान में मंसर के दुर्ग या मंसर के बौद्ध चैत्य और विहार के दर्शन में ये दूसरा पड़ाव है। पहले पड़ाव में हमने जो विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था थी, भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था थी, उसको देखा और यहाँ महाआचार्य या प्राचार्य के रहने की व्यवस्था थी और उसके पहले राजा रानी ये खुद यहाँ विशेष महल में रहा करते थे। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सारे महल ईंट के बने हुए पक्के बुनियाद पर लकड़ी के बने हुए इमारतों के रूप में होते थे और इसी कारण आप
इसका आज ऊपर वाला ढांचा नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से दूर करीब 1 किलोमीटर दूर आपको वो हमारे महाविहार का विहंगम दृश्य दिखाई देता होगा, और जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। उसके पीछे हालांकि मॉयल कंपनी ने अपने निवास और कार्यालयों के लिए पक्की नई बिल्डिंगें बनवाई हैं, लेकिन आप उस बिल्डिंगों की सीमा से नीचे, मतलब हमारे दृष्टिक्षेप में आने वाले हरे भरे इलाके के अंत में ये महाविहार वाला महान दृश्य देख रहे होंगे। से संबंधित दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सबसे सुरक्षित जगह थी, और इसीलिए राजमहल यहाँ हुआ करता था, रनिवास यहाँ हुआ करती थी, और नीचे राज दरबार लगता था, और बाद में वो बौद्धों को दे दिया गया। इसकी कहानी मैं आगे आपको बताने ही वाला हूँ। हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। तो आज हमारे इस अभियान में जो हमारे साथ आए हैं उन सब का एक संक्षेप में परिचय आपसे करवा देता हूँ। हम सब में सबसे नौजवान 22 वर्षीय श्री आदर्श सिंह, ये हमारे क्रू के आधारभूत व्यक्ति हैं। इन्हीं की वजह से हम आज तक ये जो कुछ भी परोस सके हैं आपको परोसते आए हैं। ये हमारी टेक्निकल साइड को संभालते हैं और ये एडिटिंग भी करते हैं, और बाकी जो भी कैमरा का काम है बहुत कुछ इनके हाथ से होकर गुजरता है। स्थान पर आज हमारे साथ राजेश मेश्राम हैं। आपको इनका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ इंडिया के सर्वे सर्वा हैं और पहले ब्लू एंड रेड इंडिया न्यूज़ के नाम से चैनल चलाते रहे हैं। ये एक बहुत पुराने करीब 10 साल से यूट्यूबर बने हैं और नागपुर और उसके आसपास के ज़िलों का बहुत कुछ ब्यौरा आपको यूट्यूब के माध्यम से देते रहे हैं। ये भी हमारे साथ हैं, ये आगे अपना परिचय खुद देंगे। दोस्तों, मैं इस बात के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा कि जो हमारे साथ में हम इसको तुषारकांति भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं वो हमारे साथ में है। जैसे मैंने पहले ही संसद में परिचय दिया था, एक ट्रांसलेटर भी है और एक फ्रीलांसर भी है, साहित्यकार भी है और इतिहासकार तो है ही। हम विशेषज्ञ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विशेषज्ञ से कम भी नहीं बोलेंगे। आज उनके समय के हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं और हमको इस बात की बहुत खुशी है कि इनका सहवास हमको यहाँ बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि अब इतनी चिलचिलाती धूप है, थक रहे हैं। हमारे साथ में एक राजेश सारथी भी है और ये आदर्श सिंह भी है, और तो हमारे जो तुषारकांति भट्टाचार्य जी भी है। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात नहीं भूलना चाहूँगा कि हमारे जो एक कॉम्रेड थे गोपाल नायडू, उनके सहवास में हम लोग काफ़ी अच्छा काम किए हैं। वही मुझे दोबारा वो आनंद आ रहा है उनके साथ काम करने में, जैसा आता आनंद आता है उनके साथ आनंद आता है। दोस्तों, हमारे इस अभियान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। और अंत में हमारे इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हैं कॉमरेड राजेश सारथी। राजेश सारथी का परिचय संक्षेप में यही है कि वे मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस समय पीएचडी कर रहे हैं वर्धा यूनिवर्सिटी से, और पत्रकारिता में अपने हाथ आजमाने की कोशिश में हैं, और फोटोग्राफी इनकी विशेषता है। इन्होंने इस अभियान में सबसे ज़बरदस्त शॉट अगर लिए हैं जो आप लोगों को नज़र आएगा, वो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बदौलत संभव हुआ है। इतना कहते हुए मैं राजेश से कहूँगा कि वो भी अपने परिचय में 2 शब्द कहें। धन्यवाद तुषार दादा। रीज़न भी यहाँ पे आपके साथ रह के नई चीज़ें सीखने, जानने, समझने का। हम लोग एकेडमिक बातें क्लासरूम तक ही सीखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो उस फील्ड में पहले से काम कर रहा है,
तो आपके माध्यम और आपके साथियों के माध्यम से सीखने जानने समझने का मौका होता है। तो मैं बोलूँगा कि क्लासरूम एक्टिविटी से बेहतर हमें फील्ड एक्टिविटी जो हमें प्रैक्टिकली दिखाने समझाने का मौका देती है। धन्यवाद दूंगा आपका कि इस अभियान में चयन आपने मेरा किया। शुक्रिया। और दोस्तों, मैं राजेश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। मैं हमारी न्यूज़ पूरी इंडिया टीम की तरफ से राजेश मेश्राम और हमारे सहयोगी जो रहे हैं तुषारकांत भट्टाचार्य जी और यंग जो हमारे क्रू मेंबर जो है इसके लिए आदर्श सिंह करके, तो इनका भी इनके ओर से भी मैं राजेश को भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।